मैं हूं रक्षित परमार और आज दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं। आज का जो विषय है चर्चा का वो दोस्तों ये है ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स। ये दोनों सब्जेक्ट्स, ये दोनों टाइटल एक दूसरे के साथ कितने मैच करते हैं, आज इनके ऊपर बात करते हैं। और ह्यूमन डेवलपमेंट और ह्यूमन राइट्स भारत के संदर्भ में कहाँ एग्जिस्ट करते हैं, क्या इनकी इम्पोर्टेंस है, आज इनके ऊपर बात करते हैं। दोस्तों मुझे पता है कि ये शब्द आपको अभी भारी भरकम लग रहे होंगे, लेकिन इनकी वास्तविकता जब आप समाज में इसको देखेंगे तब आपको लगेगा कि वास्तव में इनकी इम्पोर्टेंस कितनी बड़ी है। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करना चाहूँगा ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके अंतर्गत सबसे पहले जो पोषण यानी न्यूट्रिशन, भोजन, हमारी फूड की रिक्वायरमेंट, उसके बाद में हमारा हेल्थ, हमारा स्वास्थ्य, हमारी शिक्षा, हमारी रोजगार और हमारी प्रति व्यक्ति आय, हमारी फ्रीडम, वो सभी चीज़ें मिलकर किसके अंतर्गत शामिल होती है? ह्यूमन डेवलपमेंट के अंतर्गत होती है। दोस्तों ह्यूमन डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है जिसमें देश की उस समग्र जनता के बारे में, समग्र जनता के डेवलपमेंट के बारे में बात की जाती है। तो दोस्तों ये विषय इतना ज़रूरी क्यों है? दुनिया भर की बड़ी बड़ी संस्थाओं के द्वारा, वैश्विक ग्लोबल संस्थाओं के द्वारा जो डेटा जारी किए जाते हैं, जो रिपोर्ट्स आती है, और उन रिपोर्ट्स में हम देखते हैं कि भारत, जैसे कि अभी GHI का डेटा आया, उसमें भारत बहुत ही दयनीय स्थिति में जा रहा है। इवन हम बांग्लादेश से भी पिछड़ते जा रहे हैं, चाहे वो GDP का मामला हो, चाहे भूखमरी का मामला हो। ये मानव विकास सूचकांक है, उसके ही एक तरह से पहलू है दोस्तों। तो इन विषयों के बारे में बात की जानी बहुत ज़रूरी है कि अब तक आज़ादी के बाद से बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम्स के रूप में चलाई गई है, बहुत सारी पॉलिसीज़ का अलग अलग इम्प्लीमेंटेशन होता रहा है, चाहे वो हेल्थ को लेकर हो, चाहे रोज़गार को लेकर हो, चाहे शिक्षा को लेकर हो, चाहे खाद्य आवश्यकताओं को लेकर हो। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ करने के बावजूद भी हमारे देश में अभी भी शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य एक बहुत बड़ा पहलू बना हुआ है। और उन्हीं में से एक बिंदु और है जो कि भूखमरी सूचकांक, गरीबी, जो आप देश में फिलहाल देख पा रहे होंगे। यह विषय इतना ज़रूरी है दोस्तों कि अभी तक सरकारें इतना एफर्ट करने के बावजूद भी सफल क्यों नहीं हो पाई है? क्या वजह है कि भारत अब भी इनमें पिछड़ा हुआ है? बहुत काफी गहराई से जब सोचते हैं तो एक बात समझ में आती है दोस्तों कि भारत में जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का जो मॉडल है, उस अवधारणा पर अभी हम इतना सफल नहीं हो पाए हैं जितना वास्तव में उम्मीद की जाती है। यह कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या है, यानी सहकारी जो एक संघवाद है, ये क्या है दोस्तों? एक्चुअली दोस्तों ये राज्य और केंद्र के बीच के संबंधों के बारे में बात करता है कि अगर राज्य सरकारें और केंद्र सरकार आपस में मिलकर अच्छा सामंजस्य, तालमेल बिठाकर एक दूसरे के अधिकारों को समझते हुए, एक दूसरे के कार्यों को, फंक्शंस का सम्मान करते हुए अगर इस तरफ आगे बढ़ते हैं, एक कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की अवधारणा को मूर्त रूप देते हैं, तो देश के डेवलपमेंट में, हमारे देश का जो ह्यूमन डेवलपमेंट है, उसके बेहतर होने की संभावना ज़्यादा है। लेकिन हमारे देश में दोस्तों क्या होता है, कभी केंद्र ताकतवर होता है तो वो राज्यों के अधिकारों की अनदेखी करता है, राज्यों को दबाने के प्रयास करता है। कई बार राज्य अगर ताकतवर होते हैं तो वो केंद्र के कार्यों का मनमानी करते हैं या फिर उस भावना के साथ कार्य नहीं करते हैं जिसकी उम्मीद की जाती है। दोस्तों यही कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत में अभी भी
मूर्त रूप में नहीं आ पाया है। और इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह रही है कि जो सरकारें सत्ता में आई, जो राजनीतिक दल सत्ता में आई, उन्होंने उन्हीं राजनीतिक दलों के शासित राज्यों को, चाहे वो फंड के मामले में हो, योजनाओं के मामले में हो, सपोर्ट सिस्टम के मामले में हो, उनमें उस पार्टी विशेष को ध्यान में रखते हुए या उस जो गठबंधन के जो दल हैं उनका ध्यान रखते हुए डेवलपमेंट पर फोकस ज़्यादा किया है। और फिलहाल अभी भी यही देखने को मिल रहा है। लगातार जो विपक्षी जो राजनीतिक दल हैं, वहाँ पर जो सरकारें बनी हैं, वो भी अभी यही मामला उठाती रही है कि हमको हमारी आवश्यकता के अनुसार फंड नहीं दिया जा रहा है। यानी सीधे तौर पर कहें तो केंद्र के द्वारा उन राज्यों के साथ फंड वितरण में भेदभाव किया जा रहा है। ऐसा आरोप पंजाब की सरकार हो, राजस्थान की सरकार हो, उन्होंने लगाए हैं। तो दोस्तों, केंद्र के भी बहुत सारे एक तरह से आरोप हैं, जैसे पश्चिम बंगाल को लेकर हो, महाराष्ट्र को लेकर हो, पंजाब को लेकर हो या राजस्थान को लेकर हो, कि केंद्र सरकार जो निर्देश देती है राज्यों को कि ये पूरे देश में एक तरह से लागू होने चाहिए, लेकिन राज्य उनके विरोध में जाकर अपने खुद के कानून बनाकर उनको अपने अनुसार लागू करते हैं अपने राज्यों में। तो यहां जो विरोधाभास आप देख रहे हैं, आपसी संघर्ष जो दिख रहे हैं केंद्र और राज्यों के मध्य, ये संघर्ष उस विकास में बहुत बड़ी बाधा बना हुआ है दोस्तों। उस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की जो अवधारणा है वो यहाँ डैमेज होती है। तो इस चीज़ को थोड़ा सही तरीके से अगर समझा जाए, इसमें अगर बेहतरी से काम किया जाए, तो मैं मानता हूँ कि ये एक सही दिशा में हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं ह्यूमन डेवलपमेंट से जुड़े हुए मामलों पर, कि अभी तक मैं जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दे जिसके ऊपर मैं बात करना चाहता हूँ कि किस वजह से अभी तक भारत में इतनी सरकारी योजनाएं, पॉलिसीज, कार्यक्रमों के चलाने के बावजूद भी भारत में भूखमरी, अशिक्षा और बेरोजगारी की ये स्थिति पनपी हुई है। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हमारे देश में अभी जो मॉडल चलाया जा रहा है वो केंद्र का अलग है, राज्य का अपना अलग है। इन दोनों का कॉम्बिनेशन नहीं है, इन दोनों का जॉइंट वेंचर, यानी ये दोनों मिलकर काम नहीं कर रहे हैं। इंक्लूसिव जो ग्रोथ की हम बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की हम जो बात करते हैं, वो समावेशन उन योजनाओं के मध्य, केंद्र और राज्यों के मध्य नहीं है। केंद्र की योजनाएं अपने हिसाब से चलेगी और राज्यों की योजनाएं अपने हिसाब से चलेगी। और एक तीसरा पहलू आता है, वो है जिला प्रशासन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि इन दोनों से तालमेल बिठाकर चलने की कोशिश करता है। लेकिन इन दोनों के विरोधाभास की वजह से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी इसमें उलझ कर रह जाता है। वो भी कई बार ये सही निर्णय नहीं ले पाता है कि उसे वास्तव में क्या करना है, और इस वजह से भी योजनाओं के क्रियान्वयन में वो सक्रियता देखने को नहीं मिलती है जो मिलनी चाहिए। मैं यहाँ पे दोस्तों एक बात कहना चाह रहा हूँ स्पष्ट तौर पे कि जब केंद्र और राज्यों के मध्य में जब अच्छा समन्वय स्थापित होगा, तो उन राज्य और केंद्रों की योजनाओं के बीच में भी एक तरह से समावेशन होगा, आपस में जुड़कर, और फोकस किन पे ऊपर किया जाएगा, जो समाज का कमजोर पक्ष है उसके ऊपर फोकस किया जाएगा। दोस्तों, एक बात कहना चाहूंगा कि भारत में फिलहाल गांवों के लिए अलग से स्कीम्स चलती है, शहरों के लिए अलग से स्कीम चलती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, हमारे पूर्व राष्ट्रपति महोदय साहब, उन्होंने कहा था कि अगर गांवों का विकास करना चाहते हो तो जिस प्रकार आप शहरों के लिए योजनाएं बनाते हो या शहरों में जो सुविधाएं लोगों को मिल रही है, उन सुविधाओं को 40-50 गांवों का एक समूह बनाकर उन गांवों में वो सुविधाएं दी जानी चाहिए जो शहर में प्रदत्त है। इंटीग्रेट करना चाहिए, आपस में एक दूसरे से जोड़ना चाहिए, और वो फैसिलिटीज, वो सुविधाएं जो शहरों में प्रदत्त है उनको गांवों में ट्रांसफर की जाए, तो गांवों से शहरों की तरफ पलायन भी कम होगा, और जो सुविधाएं शहरी लोगों को मिल रही है वो सुविधाएं ग्रामीण लोगों को भी बहुत आसानी से मिल सकती है। ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने कहा था। क्या वास्तव में आज हमारी सरकारें, भले ही वो केंद्र सरकार हो, भले ही वो राज्य सरकार हो, दोस्तों क्या इस अवधारणा पर आज काम करती दिखती है आपको?
बिल्कुल आपके मन में एक सवाल कौंधेगा कि नहीं, शायद यहाँ सरकारें बहुत बड़ी गलती कर रही है। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है ह्यूमन डेवलपमेंट। लोगों के भोजन, लोगों के न्यूट्रिशन की बात, लोगों की शिक्षा की बात, लोगों के स्वास्थ्य की बात, लोगों के रोजगार की बात। अगर समाज का एक कमजोर पक्ष बहुत ज्यादा पिछड़ा है तो उसको ऊपर उठाने के लिए प्रयास आखिर कौन करेगा? एक वे लोग जो शहरों में हैं, जिनको संसाधनों की कमी नहीं है, हर प्रकार की सुविधा मिल रही है, जिनके डेवलपमेंट, जिनके खुद के आगे बढ़ने में कोई रुकावटें, इतनी रुकावटें नहीं आ रही है जितनी ग्रामीण लोगों के साथ में, या जो कमजोर पक्ष है समाज का, जो कमजोर लोग हैं आर्थिक दृष्टि से, सामाजिक दृष्टि से, उनके साथ जो प्रॉब्लम्स आ रही है। तो इन दोनों के बीच का जो अंतराल है, उस अंतर को समझना होगा दोस्तों। उस अंतर को फिल करने का काम कौन करेगा? उस अंतर को फिल करने का काम करेगा गवर्नमेंट काम करेगा, एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर काम करेगा, ताकि जो मुख्य धारा में लाने का प्रयास, एक जो सामूहिक प्रयास के तौर पर किया जा सकता है, केंद्र और राज्यों के बीच में यही वो संघवाद की प्रबल जो संभावना है या जिसकी आवश्यकता है, उसके ऊपर यहीं पर फोकस किया जाना बहुत जरूरी है दोस्तों। मैंने दूसरा पॉइंट बताया था शुरू में ही, अगर आपको ध्यान है दोस्तों, मैंने बात करी थी ह्यूमन राइट्स के बारे में। ह्यूमन राइट्स मानव के अधिकारों से संबंधित है। भले ये हमारे मूल अधिकारों में शामिल नहीं है दोस्तों, लेकिन मानव के अधिकार हमारे जीने की स्वतंत्रता को लेकर हैं। ऐसे अधिकार जो संविधान द्वारा प्रदत्त नहीं है, लेकिन जो वैश्विक एक कॉन्स्टिट्यूशन जो बना हुआ है उसके द्वारा उनकी आवश्यकताएं, बेसिक जो नीड है, हमारी बेसिक नीड, उनके ऊपर बात की जाती है। और उन जो ह्यूमन राइट्स है उसको लेकर भी भारत में अभी भी लोगों के मन में बहुत बड़ा भ्रम है। मैं चाहता हूं कि इसको लेकर भी हमारी समझ बढ़नी चाहिए दोस्तों। ह्यूमन राइट्स भी एक तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट को बढ़ाने में बहुत ज्यादा कारगर है। हम जिस ह्यूमन डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं उनमें ये ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा योगदान निभाते हैं। और इसके प्रति जो लोग नकारात्मकता फैलाते हैं उन्हें भी ये बात समझने की जरूरत है कि ह्यूमन डेवलपमेंट में ह्यूमन राइट्स बहुत बड़ा योगदान देते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में दोस्तों आप ये समझ पाए होंगे कि भारत में फिलहाल सरकारें कहां गलती कर रही है, कि योजनाओं के बीच में जो केंद्र और राज्यों की योजनाएं जो अलग अलग डायरेक्शंस में चल रही है, उनको ज्वाइंट करने की भी आवश्यकता है। जैसा हमारा नीति आयोग ने भारत में 115 ऐसे जिले हैं जो कि हमारी नेशनल आय से, मतलब जो राष्ट्रीय आय है, उससे बहुत पिछड़े हुए चल रहे हैं, बहुत पीछे चल रहे हैं। तो दोस्तों क्या करेंगे? 115 ऐसे महत्वाकांक्षी जिले हैं, आकांक्षी जिले हैं जिनका डेवलपमेंट किया जाना बहुत ज़रूरी है कि उनको उस लेवल में लाया जाए जो कि राष्ट्र की एक औसत जो लेवल है हमारे देश का, उससे भी जो नीचे है उनको उस लेवल तक तो लाया जाए। और यही प्रयास समाज के कमजोर पक्ष के साथ में भी दोस्तों है कि जो लोग बहुत कमजोर हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हैं, उनको बूस्टअप करने के लिए, उनको आगे लाने के लिए कई प्रकार के सामाजिक, भौतिक और आर्थिक सुधारों की जरूरत है, जो इस कमजोर पक्ष को सुधारने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। ये चाहिए कि केंद्र और राज्यों के बीच में उचित समन्वय स्थापित हो और जिला प्रशासन के पास में केंद्र और राज्यों से एक ही चिट्ठी आए योजनाओं की, तो उसको मूर्त रूप देने में, उसको पब्लिक तक पहुंचाने में बहुत आसानी रहेगी। अन्यथा हमारा प्रशासन उसी में उलझा हुआ रहेगा। आज हम लोग देखते हैं कि प्रशासनिक इतनी सारी गतिविधियां हैं, चाहे वो एसडीएम लेवल पर हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर लेवल पर हो, चाहे और अन्य कर्मचारी हो सरकार के, प्रशासन के, वो बहुत ज़्यादा छोटे मोटे इन गतिविधियों में या लाल फीताशाही का जो एक जाल है उसमें पूरे दिन बिजी रहते हैं। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट जैसे काम जिनकी बात कर रहे हैं, जो योजनाओं के क्रियान्वयन और उनके मूर्त रूप देने की जो बात कर रहे हैं हम, वहां हम सफल नहीं हो पा रहे हैं दोस्तों। अभी
चाहिए कि सरकार इसको लेकर बहुत ही गंभीर होगी और इस दिशा में सकारात्मक प्रयास होगा। और जो साथी इस वीडियो को सुन रहे हैं उनका भी अपना एक दृष्टिकोण बनेगा। ऐसे ही कुछ वीडियोस लेकर मैं आपके बीच में और भी आऊँगा दोस्तों। तब तक के लिए अपने दोस्त रक्षित को दीजिए अनुमति। बहुत बहुत धन्यवाद।